ये नेक्स्ट देखते हैं आगे का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू 1 रहता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये ओमेगा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा। तो ये कुछ टर्म्स याद करना है, इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, अभी देखते हैं मेन टॉपिक आज का, वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स देखते क्या रहते हैं। तो वेक्टर्स क्या रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं, जैसे x1 x2 x3 ऐसा हम लोग, मतलब डायमेंशंस रहते हैं, एन डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा कुछ दिया रहेगा मैट्रिक्स x1 x2 x3 xn तक, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 आई कैप x2 j कैप से लेके xn w कैप, मतलब जितना भी रहेगा उतना कैप हम लोग डिमेंशन, मतलब एन डिमेंशनल वेक्टर रहते हैं। ओके, तो मेन ये नहीं है, अभी मेन पॉइंट्स पे आते हैं। तो अभी ये सपोज ये एक्स वेक्टर दिया है और ये वाई वेक्टर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद, और ये उसके अंदर के ऑर्डर पेयर से, ओके, तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, अभी एक्स इंटू वाई को हम लोग यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये n इंटू वन है और ये n इंटू वन है, बराबर। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या रहता है, ये और ये मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई का निकालना है, तो एक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो जैसे ये फर्स्ट है तो x1 y1 से होएगा, x2 y2 से, x3 y3 से, तो वही है। तो ऐसा हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट निकाला। अभी नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो फिर नॉर्म कैसे निकालते हैं, ऐसा दो डंडा निकालने का उसका वे है रिप्रेजेंटेशन का। तो इसमें क्या रहता है कि अभी एक्स ट्रांसपोज एक्स मतलब क्या, कि अपना डॉट प्रोडक्ट, बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एक्स खुद ही के साथ, ओके, और उसका रूट लेंगे। तो खुद ही के साथ मतलब क्या, x1 इंटू x1, x2 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x3, इन शॉर्ट x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर से लेके xn तक का स्क्वायर, इस सब का अंडर रूट लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट लेंथ, लेंथ बोलते हैं उसको, वेक्टर का लेंथ निकालना है तो। ओके, अभी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ओके, अभी नॉर्मलाइज वेक्टर में क्या रहता है कि नॉर्मलाइज वेक्टर किसको बोलते हैं, अगर नॉर्म हम लोग निकाले तो अगर वो 1 आया तो उसको हम लोग नॉर्मलाइज वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे और 0 आया तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर मतलब क्या, कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकल रहे 0 आए, उसके साथ साथ अगर नॉर्म 1 आए दोनों का, एक्स का और वाई का, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ओके, अभी अगर ए और ए ट्रांसपोज, हाँ, तो ये अपना वो वाला पॉइंट है मैट्रिक्स का। ओके, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर रहेगा इज इक्वल टू आई, तो ए को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, नहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब इन शॉर्ट ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर और मैट्रिक्स, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग फॉर्मूलाज मिक्स नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा। तो कॉलम वेक्टर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर, अभी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका जो कॉलम वेक्टर है, ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया 1 2 3। ओके, तो इसको हम लोग ने नाम दिया C1 C2 C3। ओके, तो ये हो गए हम लोग के ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। ओके, इसको ये सारे अगर हम लोग देखेंगे इंडिविजुअली C1 C2 C3, तो ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है। तो इसका अगर हम लोग किसी का भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर की प्रॉपर्टी है। और नॉर्म लेंगे किसी का भी तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। और वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हम लोग को कैसे मिलेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स को लेंगे। ओके, अभी अभी हम लोग को कोई भी एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो कितने एलिमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में n+1/2, जैसे 2/2 का है, तो 2/2 का है तो 2 × 3/2। ठीक है, तो 2 × 3/2 आया। ओके, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो 3 एलिमेंट लगेंगे। तो 2/2 का एक मैट्रिक्स देखते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है,
ये कुछ इशू है स्कूल का। एनीवेज, तो अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ए बी एक्स और एक्स, ठीक है, तो 2/2 का हम लोग को देखना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? 2 × 2 + 1 3, 3/2, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हम लोग को कितने एलिमेंट्स लगे? 3 एलिमेंट्स लगे, ठीक है। एक तो डायगोनल एलिमेंट्स लगा, ओके, 1 2 और ये 3। ओके, तो टोटल हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 3 लगे। अगर 3 का रहता तो भी कितना लगता? एक्स वाई और जेड, और इसके सिमेट्रिक तो वही आते, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 3 के लिए 6 है, राइट। तो 3 और इंटू 4/2 बराबर, तो 2 × 2 कैंसिल हो गया, तो 3 × 2 6, तो यहाँ पे भी हम लोग को 6 ही मिली, ठीक है। 3 4 5 6, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग को समझ गया कितने एलिमेंट्स लगते हैं, n n+1/2। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे मैक्स इंडिपेंडेंट एंट्रीज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहता है? डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, ओके, तो ये 0 0 है, फिक्स है, ओके। बस अभी हम लोग को क्या चाहिए कि इंडिपेंडेंट एंट्रीज है, बराबर, तो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो इसके सामने वाले तो मतलब माइनस ही रहेंगे, तो कितने लगे? 1 2 3 लगे हम लोग को, ठीक है। बाकी तो फिक्स है, मतलब सब कुछ। तो देखते 3/3 के लिए 3 आ रहा है क्या? तो 3 और ये इंटू 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 तो 3, ऐसा। तो इंडिपेंडेंट इंट्रीज निकालने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तो फॉर्मूला क्या है? n(n−1/2)। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो अभी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इट इज ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन गिवन मैट्रिक्स, ओके। तो मतलब क्या है कि हम लोग को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, निकालना है, जिसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा, ओके। तो डिटर्मिनेंट किसके लिए आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, आगे काम में आएगा। तो अभी ये सपोज है, तो इसका अगर हम लोग 5/5 का है, ओके, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, ए का, तो ये 0 आ रहा है, ओके। तो इट इज सिंगुलर, तो रैंक ऑफ ए 5 नहीं आएगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 0 आना ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं? 0 वाले रो को डिलीट कर देंगे, तो जो बचा उसको लेंगे, ओके। तो उसको हम लोग बाय डिलीटिंग R3 एंड C3, ठीक है, तो ये आया। तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 24 आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसका रैंक 4 है, ओके। तो ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी ये कैसे करेंगे? ऐसा रैंडमली कोई भी रो डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी रहते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग ये ऑपरेशंस रहते हैं, वो कितने भी टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। तो उससे रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग ये ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली, मतलब कुछ वो माइनस नेगेटिव स्वैप वेब का कुछ फर्क नहीं है इधर, ठीक है, या फिर के से मल्टीप्लाई करने पे कुछ कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम लोग बिना टेंशन लिए वो 3 प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग वन और मोर ई ऑपरेशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड हैव सेम रैंक, ओके। तो इसमें क्या रहता है कि डिटर्मिनेंट वगैरह कुछ सेम नहीं रहता, ओके, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेम रहती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में, जो कि है रैंक, ओके। और वो कैसे मिलता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स? कि हम लोग कुछ भी ई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मैट्रिक्स पे, ओरिजिनल मैट्रिक्स पे, तो फिर वो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, तो वो रहेगा इक्विवेलेंट, ओके। तो उसका सिर्फ रैंक सेम रहेगा, बाकी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। अभी रैंक निकालने का एक ट्रिकी मेथड है जिसको बोलते हैं एक्लेन फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले A11 को यूनिटी बनाएंगे ई ऑपरेशन यूज करके, तो A11 मतलब ये, ओके। नेक्स्ट के ये है कि मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 दैट लाई बिलो A11 0 बाय यूजिंग ये ऑपरेशंस। तो अभी कॉलम 1 है, तो इसके नीचे, तो A11 के नीचे जो भी रहेगा उस सबको हम लोग 0 बनाएंगे, ओके, 0 बना देंगे ई ऑपरेशन यूज करके कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद A22 को यूनिटी बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है उसको यूनिटी बनाएंगे। और उसके बाद उसके नीचे जो रहेगा
उसको जीरो बना देंगे। ऐसा हम लोग जितना पॉसिबल है उतना करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसका भी रैंक कैसे पता चलेगा, फिर ये इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रैंक कैसे निकालेंगे। जैसे ये पहला एग्जांपल है, तो यहाँ पे क्या है इक्वलन फॉर्म में, द नंबर ऑफ zeros बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन सब्सिक्वेंट रोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला रो है, उसमें एक जीरो है, ठीक है। तो उसमें कितना है, दो जीरो और तीन जीरो, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। तो तभी हम लोग फिर वो वाले रो को वैलिड समझेंगे, ठीक है। तो एक, दो, तीन और चार, तो टोटल चार रोज तक गया, ओके। अभी ये लास्ट रो पूरा जीरो है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में कंसीडर नहीं करते। अभी ऊपर देखेंगे कितने इंक्रीजिंग है, एक, दो। तो ये ट्रायंगल ऐसा बना है। तो टोटल अभी कितने रो से, एक, दो, तीन, तो रैंक 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दो इग्नोर मार देंगे पहली बात तो। फिर उसके बाद ये कितना बन रहा है, एक, दो, तीन, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए। अभी इसके बाद ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक और तीन, ओके। तो इसका भी रैंक बनेगा 3। अभी यहाँ पे देखेंगे ये बीच में जीरो है, तो इसका हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 जीरो से यहाँ पे, फिर 1 जीरो से, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसको हम लोग को ये ऑपरेशन वगैरह यूज करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये जीरो है, फिर उसके बाद दो जीरो है, फिर इधर भी दो जीरो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है, राइट। दो जीरो और दो जीरो, ओके। तो उसके बाद अ, हम लोग इसको ई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि ये डायरेक्टली तो नहीं है इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है, ओके। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रैंक के, ठीक है। तो पहला क्या है कि रैंक जो रहता है हमेशा किसी भी इसका मैट्रिक्स का, वो वन या वन से ग्रेटर रहता है, और एम एम क्रॉस एन है, बराबर। तो मिनिमम एम और एन उससे छोटा रहेगा, ठीक है। मतलब जो डायमेंशन है, तो जो भी मिनिमम है उसमें से उससे छोटा रहेगा, ओके। फिर नल मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स जीरो ही रहता है हमेशा। फिर ए एन क्रॉस एन अगर नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या कि उसका डेफिनेटली डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो फिर रैंक ऑफ जो ए है या फिर उसका ट्रांसपोज है, वो हमेशा एन ही रहेगा, ओके। यहाँ पे ट्रांसपोज आना चाहिए एक्चुअली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए का ट्रांजुगेट, ए इंटू ए का ट्रांजुगेट और ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए इंटू ए का ट्रांजुगेट, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ओके। बट हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। उसका अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल रहे तो, क्योंकि इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी सपोज ये ए है, ठीक है। इसका रैंक क्या है, 1 है, ओके। और अभी अभी कोई भी ए इंटू ए, टू क्रॉस टू का, अभी हम लोग टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो टू क्रॉस टू का अगर मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डेफिनेटली, मतलब अब अभी क्या रहे, हम लोग को दो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज रहता है, ओके। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए इनवर्स लिखा है। और ए इनवर्स लिख के क्या हाईलाइट करना चाह रहे बोलो कि नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो डेफिनेटली उसका टू क्रॉस टू रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका रैंक ए का 1 है, बराबर। बट अभी कुछ भी इससे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, तो उसका रैंक 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल है तो नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर नॉन सिंगुलर है तो डेफिनेटली रैंक एन के इक्वल आएगा, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से,
ओके, इसके वजह से वैसा लिखा है वहाँ पे। अभी रैंक ऑफ ए इंटू बी है, तो वो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी का रहेगा। That is rank of product cannot exist their individual rank. Okay. फिर रैंक ऑफ ए प्लस बी वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, उसका एडिशन। ठीक है, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी ये वाला देखते हैं कि अभी कोई भी है रो मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसका अगर 1 है, ओके, और कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या कि 1 क्रॉस n, और कॉलम मैट्रिक्स मतलब n क्रॉस n। तो अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट ले रहे रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो, तो उसका अगर हम लोग रैंक ले रहे तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रैंक हमेशा 0 और 1 आएगा। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो शो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये A1 2 3 है, 1 क्रॉस 3, और बी ए 3 क्रॉस 1, तो इसका प्रोडक्ट लिया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना एक ही एलिमेंट है 2। ओके, क्योंकि 1 3 और 1 और 1, यहाँ पे ये 1 और ये 1 क्रॉस 1 का बनाएगा। ठीक है, तो इसका रैंक तो 1 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि 1 डिजिट का है। और इसका भी मतलब रैंक है ना हमेशा। अभी इसका भी दिखाते हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 क्रॉस 1 है और 1 क्रॉस 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बनेगा। ओके, तो इसका भी रैंक 1 रहेगा, क्योंकि 1 इंडिपेंडेंट रो है। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 0 बनाने का ट्राई करेंगे तो ये वाला रो निकल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो हम लोग इसको निकाल कैसे सकते हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कैसा बन रहा है कि 3 है और इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के इसको नीचे वाले को 0 कर ही सकते हैं। ओके, तो ये ऊपर वाला ये बचेगा, तो ओनली 1 इंडिपेंडेंट रो, सो रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो हमेशा ये तो रैंक या तो 0 रहेगा या तो 1। यही ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ओके, ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ लगेगा। जैसे यहाँ पे कैसे लगा, तो इसका देखो, सेकेंड रो इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो, सो ओनली 1 इंडिपेंडेंट रो। ठीक है, सेकेंड रो डिपेंडेंट है फर्स्ट पे, तो 1 इंडिपेंडेंट रो है, तो रैंक 1 आएगा। तो ये रैंक का इंडिपेंडेंट वाला सीन है ना, वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे हम लोग इसको फिर से रिविजिट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी देखते हैं, ये सब हो गया। अभी रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो हमेशा 2 से ग्रेटर रहेगा, 2 या 2 से ग्रेटर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं नेचर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी ये x1 है, x2 कोई वेक्टर है, x3 कोई वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई रिलेशन निकालते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ये निकाला, ओके, इज इक्वल टू -1/2 इंटू ये, तो ये क्या है, -1/2 इंटू x3 है, बराबर, क्योंकि ये और ये सेम है। ओके, तो हम लोग ने एक रिलेशन निकाला, तो फिर इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कैसे, क्योंकि देखो अभी क्या है, 2 इंटू x1, तो इसका हम लोग ने डबल किया, और -2 इंटू x2, तो इसको भी डबल किया, प्लस x3, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, इसके साथ, तो क्या आएगा, 2 इंटू x1 -2 इंटू x2, और ये वापस यहाँ पे आके प्लस हुआ, प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो ये और इतना यूज करके वो लोग ने एक इक्वेशन बनाया। ठीक है, तो कैसा हम लोग देख सकते हैं कि सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो x1 x2 x3 आर लीनियर डिपेंडेंट। ओके, तो अभी प्रॉपरली देखते हैं लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या रहता है। तो लीनियर डिपेंडेंट मतलब क्या, वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप था, इसलिए हम लोग बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। अभी वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट इफ देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, तो वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट इफ देयर डू नॉट एग्जिस्ट। अभी लीनियर रिलेशनशिप अगर कोई मिला नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग को मिला था वो एग्जांपल में, कि यहाँ पे रिलेशनशिप था कि मतलब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा, इसलिए ये नीचे वाला लीनियरली डिपेंडेंट था ऊपर वाले पे, और ऊपर वाला था लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो देखते हैं और
ओके, मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी ये ऊपर वाला है, तो वो अगर हम लोग को चाहिए कि नीचे वाले पे डिपेंडेंट रहे, तो नीचे वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हाफ कर सकते हैं। ओके, ये वाला जो है 6, उसका हाफ लेंगे तो 3, तो नीचे वाला हो जाएगा लीनियर डिपेंडेंट। नीचे किसी को एक को डिपेंडेंट बना सकते हैं दूसरे पे, इन शॉर्ट। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अभी देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी ये वेक्टर्स है x1 x2 x7 तक। ठीक है, और ये क्या है, स्केलर कांस्टेंट, मतलब कुछ कांस्टेंट है 1 2 3 4 ऐसा, k1 k2 k3 kr। ओके, तो फिर अगर k1 इंटू एक्स वन, तो हम लोग अगर ये कांस्टेंट को मैप कर रहे हैं, k1 इंटू एक्स वन प्लस k2 इंटू एक्स टू प्लस के आर इंटू एक्स आर, ऐसा कर रहे हैं, अगर वो जीरो आया तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अभी मेथड ऑफ सीकिंग नेचर ऑफ वेक्टर्स, अभी हम लोग नेचर कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, x1 x2 x3, ये सारे वेक्टर्स है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, जिसको नाम दिया हम लोग ने ए। ओके, तो पहला मेथड क्या है, जनरल मेथड। ओके, तो ये सारे केस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए अगर निकाल रही है वाले मैट्रिक्स का, ओके, वो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब कितना, ये आर वेक्टर्स है अपने पास, बराबर, तो उससे अगर सेम है, तो हम लोग बोलेंगे ले वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, और अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर, जितने वेक्टर्स अपने पास है, 1 2 3 जितने भी है, उससे अगर कम है, तो बोलेंगे हम लोग वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, मतलब किस पे तो डिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो अभी जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका रैंक 1 आएगा। ठीक है, रैंक तो 1 आएगा, यहाँ पे इन्होंने दिया भी है। ओके, बट इसमें वेक्टर कितने, 2 है, 1 और 2। ओके, तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, तो 2 नंबर ऑफ वेक्टर है और रैंक 1 आया। ओके, तो ये लेस है, तो इसमें कुछ तो लीनियर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंट हम लोग को पता था, एक रो है और बाकी दूसरा वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऐसा। और इसमें अगर सेम आया, रैंक भी 2 है और वेक्टर्स भी 2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, वेक्टर्स। अभी सेकंड मेथड क्या है, ट्रिकी मेथड, कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, उसकी केस में अप्लीकेबल होता है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोलेंगे कि कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंट है, तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अभी ये ट्रिक तो हो गया। अभी दूसरा देखते हैं कि x1 x2 x2 x3 x3 x1 अगर जीरो है, तो x1 x2 x3 क्या है, और ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल है अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल रहेगा, तो x1 x2 x2 x3 और x3 x1। ओके, तो ही मतलब ये जो है x1 x2 x2 x3 x3 x1, मतलब कोई भी अगर दो वेक्टर्स ले और मल्टीप्लाई करे, अगर जीरो आ रहा है, तो वो सारे वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो अगर ऑर्थोगोनल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, इसके बाद ऑर्थोगोनल है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x अगर 1 to 4 है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर हम लोग कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सपोज 1 into 4 का है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के लिए फिर से सेम से मल्टीप्लाई करने का, 1 into 4, तो 1 into 4, तो 1 into 4 और 1 into 4, तो ये कभी बनेगा ही नहीं, राइट। तो इसके वजह से ये डू नॉट एग्जिस्ट है, तो इसलिए ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अभी न्यू डेफिनेशन ऑफ रैंक देखते हैं। तो यहाँ ये वाला यहाँ पे लिंक है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ने जो देखा था, मैं बताता हूँ कि अभी ये मैट्रिक्स कितना है, 6 × 7 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4, तो इसका सपोज रैंक आ रहा है 4। ओके, तो मैट्रिक्स ए विल हैव एटमोस्ट 4 लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, और मैट्रिक्स ए विल हैव एटमोस्ट 4 लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर इसका रैंक अभी 4 है, इसलिए 4 रहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। ओके, तो इस केस में रैंक क्या था, 1 था। ओके, तो रैंक 1 था, इसलिए हम लोग को लीनियर इंडिपेंडेंट
एक वेक्टर मिला था, जैसे कि ऊपर वाला हम लोग ने एक एग्जांपल में ऊपर वाला आया था, राइट? क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, नीचे वाला उस पर डिपेंडेंट था, ऐसा। तो ये वाला प्रॉपर्टी से हम लोग वो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, ये वाला जो पॉइंट था नोट का, तो इसमें ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या है कि मल्टीपल वेक्टर्स को अगर हम लोग देखते हैं x1 x2 ये वाला, ठीक है, x1 फिर x2, ये तो कंपोनेंट्स है इसके अंदर के। ओके, तो x1 फिर x2 जैसे यहाँ पे था। हाँ, यहाँ पे x1 x2 x3 ये क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े वेक्टर्स है, ठीक है। तो वो केस में हम लोग चेक कर दे कि लीनियर, जैसे यहाँ पे है, राइट, ये ऐसा वेक्टर्स है, तो ये हो सकते हैं एक दूसरे पे लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, राइट? तो कंपोनेंट से कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को कोई और इसके कंपैरिजन के लिए मिल नहीं रहे, सिर्फ एक्स अकेला ही है, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंट आएगा। ओके, इतना ही था, मतलब x1, ये x1 हो गया सपोज, ठीक है, तो ये x1 हो गया, तो x2 तो कुछ है नहीं ना, तो दूसरा कोई वेक्टर नहीं है उसके साथ कंपैरिजन के लिए, कुछ और बनाने का भी ट्राई कर रहे हैं, एक्सपांड करके स्क्वायर करके वगैरह, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर सिंगल एक वेक्टर को देख रहे तो डेफिनेटली वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट।